129वां संवैधानिक संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया जा चुका है एवं यह बिल आपको डील करता है कि भारत में लोकसभा और उसी के साथ जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको एक साथ आयोजित करवाने से। जी हां, यानी कि यह बिल आपको डील करता है द वेरी फेमस वन नेशन वन इलेक्शन से। अभी हमको हाल ही में देखने को मिला था कि सितंबर 2024 के महीने में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट यहां पर सबमिट की गई थी उनकी समिति के द्वारा, जो कि एकदम अगर अभी तक का बात की जाए तो एक काफी बल्कि डॉक्यूमेंट था, जहां पे लगभग तकरीबन 16,000 पन्नों से ज्यादा की वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसमें बताया गया था कि वो कौन कौन से प्रावधान है जिसमें संशोधन करना होगा, किस प्रकार से भारत में हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकते हैं, जिसे कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मान लिया था। अब उस रिपोर्ट में जो भी चीजें बताई गई है उनके आधार पर लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल आपको यहां पर पेश किया जा चुका है, जो कि रेफर किया जाने वाला है या रेफर किया जा चुका है जेपीसी को, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज को, जिसमें टोटल 31 सदस्य हैं एवं उसमें से 21 सदस्य लोकसभा से आ रहे हैं और जो 10 सदस्य हैं वो उसमें आपको राज्यसभा से आ रहे हैं। परंतु बात यहां पर यह होता है कि वो जो बिल पेश हुआ है, ये बेसिकली ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये है क्या ये आइडिया नया है भारत के लिए, और दूसरी बात है कि ये जो बिल है इस बिल में हमें वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो देखने को मिलते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बीपीएससी स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं आज के डेट का, आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, सबसे गर्म मुद्दा, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो बेसिकली यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि बेसिक ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है। द आइडिया हियर इज टू होल्ड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी हमको देखने को मिल रहा है एक बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहा है, कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगले साल यूपी में चुनाव है सर, उसके अगले साल हमको देखने को मिल रहा है झारखंड में है, अगले साल MP में है, अगले साल हिमाचल में है, और बीच बीच में अलग अलग राज्यों में भी हो जाते हैं। तो इंडिया कहा जाता है कि हमेशा ऑलमोस्ट जो इंडिया है वो आपको इलेक्शन मोड में ही होता है। अब देखो, इलेक्शन अचानक से होती है ना, दिस इज समथिंग कि ये जो इलेक्शन मोड है इसको ऑल टुगेदर इलेक्शन मोड को चेंज करने के लिए जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है इन्होंने शुरुआत से ही पिच किया है। अब अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि यहां पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्या है कि पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन, जी हां सर, पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो कि यहां पर हमें देखने को मिलता है। दैट जब आपको इलेक्शन होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ध्यान उस वक्त की इलेक्शन की तरफ चला जाता है, और जो स्कीम्स बनते हैं ना सर, वो यहां पर नेशन वाइड प्लान्स को लेकर नहीं बनते, वो उस तरीके से बनने लगते हैं जो वहां की हमारा जो वोट बैंक है उसको आपको सपोर्ट करता है। सेकंड ये है कि जब आपको इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है एज एन इलेक्शन ऑफिशियल के तौर पे, यानी कि चुनाव कर्मचारी के तौर पे यहां पर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। उसके कारण क्या है कि बार बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर जो होता है, एक बर्डन जो होता है उस टाइम पर हमको देखने को मिलता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आपको बार बार ऐसे कंडीशन में हमको देखने को मिल जाता है, बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि सर ऐसे टाइम पर हमें देखने को मिलता है जो एक खर्चा है, जो बार बार इलेक्शंस कराने का जो एक्सपेंसेस है ना, ये इलेक्शन करवाने के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसके पॉजिटिव में बात करते हैं तो पॉजिटिव बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जहां पे सबसे बड़ा पॉजिटिव के बारे में बात करें तो वो पॉजिटिव हमको कहा जाता है दैट एक बार में अगर हम इलेक्शंस करवाएंगे तो जो ऊपर बैठी हुई पार्टी है, जो केंद्र की पार्टी है, वो रीजनल इश्यूज के लिए भी क्या है, तो यहां पर एक कॉन्सियसनेस जो है वो कॉन्सियसनेस डेवलप होगा। अदरवाइज क्या है, वहां पर हमको बैकलैश देखने को मिल सकता है, वहां पर उन पार्टीज को हार का सामना कर सकता है। ठीक है, अब यदि हम आगे चले तो सबसे बड़ा ये तो 129वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश हुआ। एग्जैक्टली दो बिल पेश हुए हैं, जो कि एक आपको विधानसभा और लोकसभा के बारे में डील करता है, दूसरा बात करता है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां एक साथ चुनाव आयोजित करवाने के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि बेसिकली ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रिसाइजली क्या है सर? तो याद रखिएगा, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कहता है दैट हमको लोकसभा एंड जितने भी विधानसभा हैं उन सभी विधानसभा का जो इलेक्शन है एक साथ करवाना है। यदि रामनाथ कोविंद समिति की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट पेश की गई है वहां पे अगर हम बात करते तो वहां पे कहा गया है कि यहाँ पे इनका इलेक्शन एक साथ होने के
100 दिनों के बाद क्या है, तो 100 दिनों के बाद हमको देखने को मिलता है कि जो आपके पंचायती राज के चुनाव है ना, जो आपके पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव है, ये चुनाव भी क्या है हमको, तो ये चुनाव भी हमें आयोजित करवा देने हैं। ठीक है, ये चुनाव क्या है, तो ये चुनाव भी हमें देखने को मिलता है कि आपको आयोजित करवा देने हैं। इंडियाज डेमोक्रेसी ऑपरेट्स ऑन अ मल्टीपल लेवल्स with each has its own election cycle. There are general elections to choose the parliament member, state elections to pick the legislator, while rural and the urban councils had hold separate votes for the local governments. ठीक है, यानी कि सर बेसिकली एक बार में आपको लोकसभा चुनाव, दोबारा बार में हमें देखने को मिलता है विधानसभा चुनाव, फिर हमको क्या है, तो फिर हमें देखने को मिलता है दैट इज द नेक्स्ट इज योर पंचायती राज एंड नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं। ठीक है, वो वाले चुनाव। अब बात यहीं पर नहीं रुकती है सर, हमको मिड टर्म इलेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। बाई इलेक्शंस फिल वैकेंसीज कॉज्ड बाई रेजिग्नेशन, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तो फिर हमें बाई इलेक्शंस भी करवाने पड़ते हैं, हमें मिड टर्म इलेक्शंस भी करवाने पड़ते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया एक ऐसी विश्व की सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक राज्य है, वो हमेशा से क्या है, वो सालों भर 365 दिन जो क्या है वो इलेक्शन मोड में ही रहती है। अब इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ता है, एक्सचेकर के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस चीज के लिए एक चीज यहां पर पिच की गई, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। अब बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए एग्जैक्टली नया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज थे। जब शुरुआत में आजादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से भारत में जब चुनाव होने चालू किए, तो एग्जैक्टली हमें देखने को मिलता है ये एक साथ ही चुनाव होते थे। ये पीढ़ी ब्रेक कब हो गई, तो हमें 1967 का वो साल देखने को मिलता है जहां पर ये पीढ़ी हमको देखने को मिलता है कि 1967 आते आते क्या होती है, तो हमको ब्रेक हो जाती है। वाई? बिकॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे, कई राज्यों में जो विधानसभा थी, वो अपना टर्म पूरा करने से पहले क्या होने लगी, भंग होने लगी। और जो संविधान का प्रावधान कहता था वो ये कहता है कि अगर कोई 5 साल के पहले विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है, तो उसके बाद जो नया चुनाव के माध्यम से जो नए चयनित आपको होकर जो विधानसभा आएगी, वो पूरे 5 सालों के लिए रहेगी। अब ऐसे कंडीशन में ये जो प्रोसेस है ये टूट गया। बहुत बार प्रयास किए गए, ठीक है, न्यूमरस टाइम्स प्रयास किए गए कि यहाँ पर इस चीज़ों को क्या है हम अलाइन कर दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये चीज़ें कही गई। अगर बेसिकली हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने 1983 में सेम प्रपोजल दिया था कि आपको ये वन नेशन वन इलेक्शंस करवाने चाहिए। लॉ कमीशन ने भी 1999 में इस बात के बारे में अपना जो प्रपोजल है वो दिया था। एंड इवन अगर हम नीति आयोग के बारे में कहते हैं तो नीति आयोग भी पिछले कुछ समय से सेम चीज क्या था, तो नीति आयोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ पर आपको सेम चीज पिच कर रहा था। अब तो इन सारी बातों को मानते हुए हमने क्या किया, हमने एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया और सितंबर के महीने में हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ कि इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम लागू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें अगर इंडिया के अंदर हम इसे लागू करते हैं तो इसमें वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो हमको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा जो पार्ट है कि सर यहाँ पे ना ये जो चीज है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है सर, ये कैसे भारत में लागू हो सकता है, तो ये हमको देखने को मिलता है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा, ये ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं होगा, ये आपको होगी राज्यों के कम से कम 50% राज्यों के अनुमोदन के साथ वाली, यानी कि जो स्टेट रैटिफिकेशन वाला क्लॉज होता है, ये स्टेट रैटिफिकेशन के साथ होगा। तो इसे लागू करना जो है ये काफी ज्यादा, उतना ज्यादा आसान हमको देखने को मिलता नहीं है। बहुत सारे प्रोविजंस होंगे जो कि यहाँ पर भेजने होंगे, जहां पर आपको रेटिफिकेशन जो है वो रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो कितना टाइम लगता है, किस प्रकार से पास होता है, और खास तौर पे जो जेपीसी जो बैठाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठाई गई है, वो यहाँ पर क्या रिकमेंडेशंस देती है। अगर हम बात करते हैं जेपीसी के बारे में, तो याद रखिएगा ये जो जेपीसी है, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए हैं ये आपको जेपीसी को बताना पड़ता है। और उसके बाद जेपीसी ना पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट कर देती है कि भैया हमने ये बात कहा था, सरकार ने हमारी इन चीजों को नहीं माना है। तो इन अ वे जो है वो एक काइंड ऑफ जो एक ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन, वो एक जवाबदेही जो है वो सरकार के ऊपर यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये देखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज होगी कि अब यहाँ पे जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो आपको क्या कहती है। हालांकि अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको जो
अभी आपको यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब ने, उनके द्वारा ये 129वां संवैधानिक संशोधन बिल यहाँ पर असेंबली में आपको पेश कर दिया गया। अब बात करते हैं कि बेसिकली इसके जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन हमको कहते क्या है, कि मेन जो इसके प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं। तो सबसे जो पहला जो मेन आर्टिकल हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये याद रखना है कि एक नया आर्टिकल भारतीय संविधान में ऐड होगा दैट इज 82A। अब बात आती है कि सर ये जो 82 आर्टिकल है, ये 82 आर्टिकल बेसिकली क्या कहता है, तो ये सर आपको प्रोविजंस करेगा जहां पर लोकसभा और जो विधानसभा के जो चुनाव है, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हम आपको यहां पर एक साथ करवा सके। क्या है सर, हम आपको यहां पर लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हम एक साथ करवा सके। अब बात आती है कि क्या केवल 82A है? जी नहीं सर, बिल्कुल 82A नहीं है। 82A के अलावा हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में भी क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 172 में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, और उसी के साथ हमें अनुच्छेद 327 में, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। इन सारे आर्टिकल्स में क्या है, तो यहां पर सारे आर्टिकल्स में आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। लेकिन जो मुख्यता जो दो आर्टिकल रिक्वायर्ड है यहां पे, वो हमको देखने को मिलता है 82A। देखो सर, अब बात आती है कि सर जो 82A आर्टिकल है ये बेसिकली क्या कहता है। 82A will establish the process by which the country will move to a system of simultaneous election for Lok Sabha and state assemblies। अब बात आती है कि सर हम मूव करेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है, अभी तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अब बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन है वो 2025 में होना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या सर, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आर्टिकल 82A है ना सर, उसका सब क्लॉज 1 हमको कहता है ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर अ जनरल इलेक्शन। दैट इज कब सर, तो दैट इज हमको देखने को मिलता है 2029 में, जब नई लोकसभा चयनित होकर आएगी और उसका जो पहला मीटिंग होगा जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेगा, तो वो उसका जो नोटिफिकेशन होगा ना सर, ठीक है, द प्रेसिडेंट विल इशू अ नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग आर्टिकल 82 इनटू द इफेक्ट। और इस दिन क्या होगा, इसे हम कहेंगे अपॉइंटेड डेट। अब ये जो लोकसभा होगी इसका टर्म इस अपॉइंटेड डेट से हमको देखने को मिलता है 5 सालों का होगा। क्या सर, इस अपॉइंटेड डेट से इस लोकसभा का जो टर्म है वो लोकसभा का टर्म सर हमें 5 सालों का क्या है, तो 5 सालों का हमें देखने को मिलता है। अब बात आएगी सर इसका तो 5 साल का है, हमने मान लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ठीक है इसका 5 साल का है, लेकिन इसके बाद जो अगर कोई विधानसभा गठित होती है तो उसका टर्म क्या, भैया कहा गया है इसके बाद अगर कोई विधानसभा गठित होती है तो उसका भी जो टर्म होगा ना, उसका टर्म आपको को टर्मिनस होगा। क्या है सर, उसका टर्म हमें देखने को मिलता है कि सर उसका टर्म को टर्मिनस होगा किसके साथ, तो उसका टर्म को टर्मिनस होगा विथ द लोकसभा का टर्म। यानी कि सर ये सारा का सारा एक साथ भंग होगा लोकसभा विधानसभा, कब सर, 2034 में। कब भंग होगा सर ये, तो हमको देखने को मिलता है कि ये आपको भंग होगा 2034 में। और यानी कि 2034 से क्या होगा, तो इस बिल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि 2034 से भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, तो पहली बार आयोजित होंगे। क्या है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है भारत में वो पहली बार सर आपको कब आयोजित होंगे, तो वो हमें देखने को मिलता है सर 2034 में होंगे। ये क्या बात हुई, ये तो बात हो गया सर आपको पहला बात चीज का कि किस प्रकार से हम यहां पे सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। ठीक है सर, सिंक्रोनाइजेशन कर लिया, लेकिन सर प्रॉब्लम तो इसके बाद भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है कि सर इसके बाद भी हो सकती है। क्या है सर, द टेनर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा विल बी 5 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट एंड द टर्म ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, दिस वी हैव डन। आगे आ जाइए। अब बात होती है कि सर एक दूसरा केस भी हमको क्या देखने को मिलता है कि सर यहाँ पे ना एक और केस है, जो केस है हमको हो सकता है, वो केस है आर्टिकल 83 का। अब बात है कि सर आर्टिकल 83 क्या कहता है। सर सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर लोकसभा 5 साल के पहले भंग हो गई तब क्या, अगर लोकसभा सर 5 साल के पहले भंग हो गई तब हम क्या करेंगे भैया, बताइए क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 83 जो है वो अमेंड होगा और उसमें यहां पर एक चीज को डिफाइन किया जाएगा जिसको हम कहेंगे अनएक्सपायर्ड टर्म। लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 5 सालों का था, लोकसभा 5 साल के पहले ही भंग हो गई। अभी के प्रावधान कहते हैं जो नई लोकसभा आएगी वो पूरे 5 साल के लिए आएगी। नहीं सर, मानो 5 साल की लोकसभा थी, 3 ही साल काम करके भंग हो गई,
तो अब जो नई लोकसभा आएगी ना, वो अनएक्सपायर्ड टर्म जो शेष अवधि है जो कि 2 साल का है, ये क्या हमें देखने को मिलता है कि सर ये केवल और केवल इस 2 साल के लिए ही क्या है सर, तो याद रखिएगा वो केवल और केवल इस 2 साल के लिए ही आपको हमें देखने को मिलता है कि कार्य करेगी। क्या है सर, ये हमें देखने को मिलता है ये केवल और केवल एक 2 साल के ही चुनाव करेगी, और बीच में मध्य अवधि क्या होंगे, तो मध्य अवधि यहाँ पर जो चुनाव है वो मध्य अवधि आपको चुनाव करवाए जाएंगे। वैसे ही बात आती है कि सर अगर कोई विधानसभा भंग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा भंग हो गया ना तो वो भी क्या है, तो शेष अवधि जो रिमाइंडर पीरियड है वो शेष अवधि के लिए ही आएगा। दैट इज आपका जो साइकिल है ना वो सिंक्रोनाइज ही रहेगा, उसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज जो है उसमें सर हमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलता है। एक और अनुच्छेद है जो कि महत्वपूर्ण है, वो है अनुच्छेद 82A का सब क्लॉज 3। वो कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ आम चुनाव कराने की आवश्यकता है, और यदि निर्वाचन आयोग यह मानता है कि किसी विधानसभा के चुनाव साथ साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो वो राष्ट्रपति से आदेश द्वारा यह घोषणा करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा का निर्वाचन बाद के किसी तारीख को करवाया जाएगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि किसी राज्य में अभी ऐसे कंडीशन नहीं है जहां पे फ्री, फेयर एंड सिक्योर इलेक्शन करवाए जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या सर, तो वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि सर इनका जो इलेक्शन है वो हम बाद में करा लेंगे, हाउएवर जो टर्म होगा वो विद को टर्मिनस होगा विद द टर्म ऑफ व्हाट सर, तो विद द टर्म ऑफ लोकसभा। किसके साथ को टर्मिनस होगा सर, तो उसका जो टर्म है वो हमें को टर्मिनस देखने को मिलता है वो होगा विद द टर्म ऑफ योर व्हाट सर, तो वो आपको को टर्मिनस होगा विद द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो दिस इज ऑल जो कि अभी हमें इस बिल के माध्यम से प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये आपको जो बिल है ये सौंप दी गई है फॉर इन डेप्थ एनालिसिस। अब वो क्या रिपोर्ट आती है, सरकार इसमें क्या अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें और आएंगी तो एक बार फिर से हम इसके ऊपर डेप्थ में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि क्या फिजिबल है 1 नेशन 1 इलेक्शन या नहीं। सो इस मुद्दे के ऊपर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय निश्चित तौर पर दीजिएगा। एंड आज के लिए नहीं रखते हैं, मिलते हैं ऐसा ही किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।